मज़ीद फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं और आप वीज़ा में ये कर रहे हैं, हम वीज़ा इस तरह से इशू करेंगे, उसमें हम कॉस्ट कम कर रहे हैं और ये नहीं इशू तो ये कि वीज़ा हम किस तरीके से इशू कर रहे हैं, उसमें हम क्या कॉस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे देश वालों से बातें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानियाँ होंगी, हमारे मामला अच्छे हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम आपको सहूलतें देंगे, हम आपको सहूलतें देंगे। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदीज स्पीच एट 17th प्रवासी प्रवासी। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदीज स्पीच एट 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है प्रवासी? परिवार, प्रवासी नहीं। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है।
लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. Our digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें
एक साथ उभरती है। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में
क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ
हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है, वे वाकई बहुत उपयोगी हैं
और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिसे लेकर के, उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वर सभी को एक नई ऊर्जा से भर। जी जनाब। अच्छा, पता है मुझे क्या लग रहा था पूरी वीडियो में कि मोदी जी को जो टाइम मिला है, मोदी जी इनसे जो बात कर रहे हैं ओवरसीज़ इंडियन से, मुझे ऐसा लग रहा है एक क्लासरूम में एक टीचर है। अब बच्चों, आपने क्या करना है, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप किस तरह से देश के विकास में अपना किरदार अदा कर सकते हो, आपकी कितनी अहमियत है, आप हो कौन, आप और अब तक भी आपने बहुत अच्छा जो भी किया है वो बहुत अच्छा था। मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकायदा यार। अच्छा, इस दौरान होता क्या है पता है, होता ये कि सिर्फ और सिर्फ अपने विकास, अपनी जो तरक्याती काम हैं, या हमने अपने देश के लिए क्या क्या किया और हम आपके लिए क्या क्या करवाया और हम आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं और आपको मजीद फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, और आप वीज़ा में ये कर रहे हैं, हम वीज़ा इस तरह से इशू करेंगे, उसमें हम कॉस्ट कम कर रहे हैं, और ये नहीं इशू तो ये कि वीज़ा हम किस तरीके से इशू कर रहे हैं, उसमें हम क्या कॉस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे देश वालों से बातें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानियाँ होंगी, हमारे मामला अच्छे हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम आपको सहूलतें देंगे, हम आपको सहूलतें देंगे। यहाँ पर उनका किरदार उनको बताया जा रहा है, यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से होनी चाहिए, उनकी सोच बदली जा रही है। इतना इस पूरी स्पीच के अगर टाइटल दिया जाए, आप पूरे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जो समझ में आई, इस वीडियो से पहले शायद मैं नहीं जानती थी, लेकिन शायद मुझे अब समझ में आई कि एक इंडियन है ना, उसके अंदर पूरा इंडिया बसता है, समाया हुआ है। बिल्कुल, उसके अंदर पूरा का पूरा इंडिया बसता है, समाया हुआ है। एक इंडियन को देखकर अगर किसी फॉरेन कंट्री में एक इंडियन दूसरे इंडियन से मिलता है तो उसको लगता है सिर्फ वो इंडियन नहीं, वो नागरिक नहीं मिला उसके मुल्क का, उसको उसका पूरा मुल्क मिल गया है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं इस वीडियो को समझूं या इसका मकसद निकालूं, मुझे ऐसा लगा इम्पोर्टेंस बताई गई। क्या करना है वो तो वैसे ही बहुत मैच्योर है, उनको पता है क्या करना है और मज़ीद क्या किया जा सकता है, इस पर बात हुई। बाकी ये बताया कि आप कितने अहम हो, आपका किरदार कितना अहम है, आप कितनी अहमियत के हामिल हो। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना कि आपका प्राइम मिनिस्टर, जब आप अपनी ज़मीन पर लौटते हो, अपनी मट्टी से, जाहिर सी बात है कोई भी इंसान दूर नहीं हो सकता, लेकिन रोज़गार के लिए इंसान को कहीं पे भी जाना पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी मट्टी के पास या अपने मुल्क में, अपने होमलैंड में लौटता है और उसके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसको इतना सम्मानित करें, उसको इस तरीके से नमन करें या इस तरीके से एक तरीके से इतनी इज्जत दें, इतना वक़ार उसका बताएं, इतनी अहमियत उसकी बताएं, तो उसको कितना फ़ख्र होता है ना कि यार मैं इस मुल्क से दूर तो हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मुझे गैर नहीं किया, कभी भी इन्होंने मुझे ये नहीं समझा कि मेरी वो अहमियत नहीं है, उतनी अहमियत मेरी नहीं है जितनी अहमियत यहाँ के लोगों की है, या वो मेरा किरदार नहीं है, वो मेरा सम्मान या इज्जत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा आप लोग जाते हो, आप क्या इम्पैक्ट देते हो, आप क्या बताते हो लोगों को, क्या है इंडिया की छवि उभरती है। अच्छा, यहाँ पे G20 का भी इन्होंने जिक्र किया कि वो लोग जो आए और क्या कहते हैं, इतने सारी जगहों पे, इतने सारे सिटीज़ में जाएंगे, फिर वो लोगों से जो डिस्कस करेंगे तो इंडिया के बारे में पता चलेगा कि इंडिया एक्चुअल में क्या है, इंडिया कितना रिच है, उसका कल्चर क्या है, उसकी तहजीबें क्या है, ये लोगों को खुल
खुलकर समझ में अच्छा, आएगा। एक चीज़ इन और लोगों के मतलब इन लोगों के जहन में और डाली गई कि आप लोगों को आंकड़े पता हों, आप लोगों को चीज़ें पता हों कि क्या चीज़ हम कहाँ तक बना चुके हैं, क्या चीज़ कितनी बना चुके हैं, हम कहाँ तक विकास कर चुके हैं, हमारी क्या स्पेशलिटीज़ हैं। आपको 100% पता हो फिगर्स के साथ, आपको पता हो उसके आंकड़े क्या हुए हैं, ताकि आपको कल को किसी से बात करनी पड़े, किसी को बताना पड़े। मतलब यूँ समझ लें कि यार एक तरह से इंडिया की पॉजिटिव इमेज आप लोग ही फैलाओगे, इस चीज़ को आप लोग समझो और आप लोग याद रखो आप लोगों का किरदार क्या है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज पता नहीं क्यों मोदी जी थोड़े झटके हुए लगे, थोड़े से मतलब कमज़ोर भी लगे और थोड़े से ऐसा लग रहा था कि थोड़े से ढले हुए लगे। जितने मतलब जैसे कि हमने दूसरी वीडियोस में देखा है उतने ज़्यादा मुझे ना वो नहीं लगे। जैसे ऐसा लग रहा था बात तो कर रहे थे, स्पीच तो कर रहे थे और वही जज्बा तो वही था, वर्ड्स के अंदर वही तासीर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ढलापन लग रहा था। अच्छा, चेहरे पे जो इनकी एक बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, चमक होती है, ग्लो होती है, जिसकी हम बाकायदा तारीफ करते हैं हमेशा दिखती हुई है, कम लगी आज। वो थोड़ी सी कम लगी, लेकिन बहुत बड़ा बंदा थोड़ा सा इंसान कोई टेंशन में होता है, कोई गम बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैं इस बात को इससे रिलेट कर रही हूँ कि निधन के बाद शायद मुझे लगता है झटक गए। आपने नोट किया गम के बाद उसी दिन जिस दिन एक इवेंट भी था वहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला, उस दिन इतने ज़्यादा निढाल नहीं लग रहे थे जितना अब लग रहे हैं। अभी लग रहे मतलब चेहरे से बाकायदा मतलब वो गम जो है, वो टेंशन जो है, वो एक दुख जो है उनकी ज़िंदगी का, मुझे ऐसा लगता है वैसे तो बहुत मुश्किलात, परेशानियाँ, कठिन हालात देखे, बहुत मंझे हुए थे, बहुत कुछ सहा है और शायद ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उतना असर तो नहीं हुआ होगा इन पे। मुझे विकास सर की बात याद आ रही थी कि जब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जब इन चीज़ों को बहुत समझ लेते हैं, जो लोग बहुत कुछ सह लेते हैं, तो उनके ऊपर गम का उतना परसेंटेज नहीं होता, यानी 100% उनके ऊपर असर नहीं होता, 75 होता है, 60 होता है, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन माँ का जो मामला है, लेकिन मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी का अगर कहा जाए सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा दुख, तकलीफ या दर्द ये था शायद, ये सबसे बड़ा कठिन लम्हा था। तो शायद इससे उभरने में इनको टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है टाइम लगेगा। बाकायदा उदास लग रहे थे, बाकायदा चेहरा ढला हुआ लग रहा था। लेकिन ये है कि बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, स्पीच पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बाकायदा 25 मिनट। अच्छा, एक और चीज़ की आप दाद देंगे, वो जो भी मामला थे उनको दरपरे करके 25 मिनट नॉन स्टॉप बोले। मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी इस वीडियो की कि वो बुजुर्ग हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ में गए, जिनकी स्ट्रगल्स रही हैं, जिन्होंने इतना कुछ करा है उस कंट्री के लिए, और फिर जो उनकी अचीवमेंट्स है उनको उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट की तरह मतलब पेश करना चाहिए, उनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। अब इसमें किरदार कौन कौन निभा सकता है वो निभाए, यूनिवर्सिटीज़ निभा सकती हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जिसके थ्रू उन बुज़ुर्गों की जो जर्नी है, उनकी जो एक पूरी ज़िंदगी के हालात हैं उसको आप दिखाएँ, उससे लोगों को पता चले कि इंडिया के जो लोग थे वो कितने स्किलफुल थे। अच्छा, बात इनमें ये भी कही कि इंडिया कैपिटल बन सकता है, बिल्कुल स्किल कैपिटल भी बन सकता है और नॉलेज का तो पिंडारा है ही सही। बिल्कुल ऐसा तमाम कंट्रीज़ में आप देखें, जितने भी कंट्रीज़ आ जाएं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो कोई भी कंट्रीज़ हों, एशिया में इंडिया के यहाँ जितना एक गणित क्या कहेंगे हम, ज्ञान कहेंगे, जितना ज्ञान, जितना नॉलेज, जितना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम देखते हैं अगर हिस्ट्री में भी हम उठाते हैं, हिस्ट्री भी देखते हैं, आचार्य के हवाले से हमने पढ़ा, चाणक्य के हवाले से हमने पढ़ा, तो यानी कि जो लोग गुजरे हैं वो भी बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़ी नॉलेज, बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते थे, और आज के लोग भी इन चीज़ों को बहुत समझते हैं, उनके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज है। तो नॉलेज का तो एक गढ़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये चीज़ दुनिया तक जाए, दुनिया तक पहुँचे, ये आप जरिया हो। तो बहुत अच्छी इनको सोच दी, बहुत अच्छी नॉलेज दी, ना कि अपनी ही एक्टिविटीज़, अपनी ही तरक्याती कामों का बयान देते रहे, उन्हें मोटिवेट करते रहे। एक बच्चों की तरह, जैसे क्लासरूम में एक टीचर होते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, और इस तरह से आपका किरदार है। तो बहुत अच्छा लगा इनकी सोच को, मैं कहता हूँ सलाम पेश करता हूँ, जिस तरीके से ये सोचते हैं, बहुत आगे का। इंदौर के बारे में कितना अच्छा बोला कि इंदौर सिर्फ सिटी नहीं है, एक दौर है। बिल्कुल ऐसा, और ज़माने से आगे चलता है, जो वक्त से आगे चलता है। बहुत खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं मोदी जी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कम